हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 80 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। गाइस 11 डेज ही बचे हैं, आज का मिला के पूरे सिर्फ 10 डेज और फिर हमारा पूरा एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हम अपना हमारे 4 चैप्टर से एथिक्स में, ठीक है, जिसमें से एक मैं पहले करा चुकी हूँ, जो थर्ड चैप्टर है जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ गाइडेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स है, वो आप लोगों को खुद करना, बिकॉज इट इज लाइक अ प्रैक्टिकल थिंग। जितने आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो मैं अभी गाइडेंस का जो शुरू है वो अभी थोड़ी देर में, मतलब अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें शुरू करूंगी। जो अभी मैं करने जा रही हूँ वो एक पूरा कंप्लीट जो रीडिंग होगा, रीडिंग नंबर 4, एसेट मैनेजर कोड ऑफ एथिक्स, उसको कंप्लीट कर रही हूँ। और ये पूरा जब हमारा रीडिंग शुरू खत्म हो जाएगी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं गाइडेंस वाला जो हम लेवल 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो पढ़ने वाले। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Myself, Nancy Tanwar, CFA Level 3 candidate, Level 1 and Level 2 mentor, and also your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA Level 3. So let's get started. So as I've already said कि हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, एसेट मैनेजर कोड, जस्ट अ सेकंड, एसेट मैनेजर कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, ऑल दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी विल बी स्टडिंग इन दिस एंटायर रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें दो चीजें हैं जो आप लोगों को गांठ बांध लेनी है और याद कर लेनी है, वो है फर्स्ट कि जो ये कोड ऑफ एथिक्स है जिसमें हम बोल रहे हैं एसेट मैनेजर, वी आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन फर्म्स। ठीक है, फर्म लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग कि फर्म्स जो हम अभी जो मैं शुरू कराऊंगी जो नेक्स्ट डे में लेक्चर नंबर 81, जो डे 81 होगा उसमें जो हम शुरू करेंगे वो गाइडेंस, वो किसके लिए है, वो मेंबर्स, कैंडिडेट्स, सीएफए जो कैंडिडेट्स है और इन जनरल जो मतलब जो भी सीएफए कोड ऑफ एथिक्स को मानता है उनके लिए। बट ये वाली जो चीज है जो एसेट मैनेजर कोड ऑफ एथिक्स है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर योर फर्म्स। ठीक है, इसमें मैनेजर, जब भी मैनेजर टर्म आएगा उसको समझ जाना कि फर्म्स के लिए यूज हो रहा है, और वो भी पर्टिकुलरली एएमसी, योर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन सब के लिए यूज हो रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को हमेशा रिमेंबर करना, याद रखना इस पूरे रीडिंग के अराउंड, दैट दीज जो भी कोड्स होंगे, जैसे हमारे लिए कोड्स है 1 to 7, अगर किसी ने लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट किया और लेवल 3 कैंडिडेट है, वो उनको पता होगा कि जितने भी हमारे जो स्टैंडर्ड्स है 1 to 7, उसमें सब स्टैंडर्ड्स है, फिर उसके बाद जो वो पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स है, वो जो सब स्टैंडर्ड्स भी है वो कंपल्सरी है हमारे लिए। ठीक है, हम लोगों को उसको अबाइड करना ही करना है। बट जो ये एसेट मैनेजर कोड ऑफ एथिक्स है, दीज आर वॉलेंट्री इन नेचर। मतलब वॉलेंट्री मतलब मर्जी है इनकी, ये फॉलो करना चाहे तो ये कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो इनकी मर्जी है। ठीक है, देर इज नो फाउंडेशन, देर इज नो कंपल्शन फॉर देम टू फॉलो ऑल दीज कोड्स और रूल्स, रूल्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, याद रहेगा ये दो चीज। ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, इसलिए पूरा आज ही मैं लेक्चर जो ये वाला है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन है, जनरल जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से, जैसे उसमें था लेक्चर जो अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो प्रीवियस रीडिंग है। फिर है हमारा एसेट मैनेजर कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट विच इज योर हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग जो हमें पढ़नी है। अब इंट्रोडक्शन से अगर मैं शुरू करूं तो जो ये एसेट मैनेजर कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट आउटलाइंस द एथिकल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्म्स। जैसे मैं बताती, जो मैनेजर्स जब भी हम यूज करेंगे, हम फर्म्स को बोल रहे हैं, फर्म्स को रेफर कर रहे हैं। गोल क्या है इसका, इसका गोल है टू सेट फोर्थ, मतलब इसको आगे करना, किस चीज को, एक फ्रेमवर्क को जो भी जरूरी है एसेट मैनेजर्स के लिए, जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके सर्विसेज फेयर और प्रोफेशनल मैनर में, और डिस्क्लोज कर सके की एलिमेंट्स ऑफ दो सर्विसेज टू क्लाइंट्स। ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिवली प्रिंसिपल्स और जो स्टैंडर्ड्स है जो भी कोड में लिखे गए हैं उन सबको अप्रोप्रिएट कंप्लायंस प्रोसीजर्स के साथ उसको, मतलब इन कंजक्शन में शुरू करो। जैसे हमने मान लो कि एक रूल्स बना दिए, कौन रूल्स बनाता है ना कंट्री, लेजिस्लेचर। बट अगर जुडिशरी नहीं होगी, कंप्लायंस पूरा डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो क्या वो लॉज हमारे लिए इफेक्टिव होंगे? आप खुद बताओ, खुद सोचो, वो इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि रूल्स तो है, बट अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे पास कोई वो भी नहीं है कि हमें कोई पनिश करेगा या कोई हमारे पास कोई लॉ है हमारे ऊपर, नहीं होगा तो कौन रूल्स को फॉलो करेगा? तो इसलिए उसमें कंप्लायंस प्रोसीजर्स और कंप्लायंस डिपार्टमेंट का होना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जो क्लाइंट्स है दे मस्ट बी एबल टू काउंट ऑन मतलब उनको भरोसा होना चाहिए ऑन योर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर, की जो भी, जब अगर इन्होंने, या तो ये देखो कर रहे हैं अच्छे से फुल्ली कर रहे हैं तो ठीक है, हम इस पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर रहे तो वो उनकी चॉइस है और हमें उसके लिए पूरा, फिर हमें ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। बट अगर वो कर रहे हैं तो हम लोग उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इतना अच्छे से होना चाहिए कि वो फुल और फेयर डिस्क्लोजर, फुल मतलब कंप्लीट और फेयर मतलब कोई उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए।
adopting the code and claiming compliance. Firms adopting the code have to be in full compliance. जैसे कि हमने देखा था गिफ्ट्स में, जो हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ चुके हैं, ये लेवल 1 में भी था, फुल कंप्लायंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वॉलंटरी है, अगर उन्होंने उसको हाँ कर दिया कि उनको वो करना है, तो इसमें ये भी होना चाहिए कि वो, ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं फॉलो कर रहा। ऑल डिपार्टमेंट्स नीड्स टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, पूरा फुल कंप्लायंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्शियल कंप्लायंस या स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सेप्शन प्रोहिबिटेड है। Adoption of or compliance with the code does not require a firm to amend its existing code of ethics or policies and procedures as long as they are at least consistent with the principles and provisions set forth in the code. ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ने कोड को अपना लिया है और उनके कोई ना कोई खुद के प्रिंसिपल्स भी है, वो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए जो कोड ऑफ एथिक्स सीएफए वालों के हैं। ऐसा नहीं हो कि वो आपस में दोनों क्लैश करे, ठीक है? तो फिर वो अपने आप उनको चूज करना पड़ेगा whom to choose, सीएफए या फिर जो उनके खुद के है। फिर ये जो लास्ट वाली चीज है, इसमें ऐसे लिखा हुआ होता है, इंसर्ट करेंगे नेम ऑफ द फर्म, एग्जांपल XYZ claims compliance with the CFA Institute Asset Manager Code of Professional Conduct. This claim has not been verified by the CFA Institute. ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी होना चाहिए कि इट इज नॉट वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई नहीं होगा ये। फिर हम आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्डक्ट, कौन कौन से हैं, जस्ट मैं रीड आउट कर रही हूँ, इसमें कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक एक्ट इन प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर एट ऑल टाइम्स, नंबर 1। सेकंड, एक्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लाइंट्स, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। एक्ट विद इंडिपेंडेंस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ये भी हमें पता ही है। एक्ट विद स्किल, कॉम्पिटेंस एंड डिलीजेंस, ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ चीज छुपा रहे हैं क्लाइंट से जो हमें पता है और हम उसको बेनिफिट के लिए नहीं यूज कर रहे। कम्युनिकेट करना विद क्लाइंट्स इन अ टाइमली, प्रॉपर इन एंड एक्यूरेट मैनर, uphold the applicable rules governing capital markets. फिर हम आते हैं जो हमारा हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, जिसका नाम है एसेट मैनेजर कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। देयर आर लाइक, हाउ मेनी आर दीस? 6। हमारे उसमें 7 है, बट इनमें जो एसेट मैनेजर कोड है इसमें 6 है, ठीक है? लॉयल्टी टू क्लाइंट्स, ये हमारे में भी है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड एक्शंस, ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड सपोर्ट, परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन, और फिर है डिस्क्लोजर्स। अभी हम इसको पूरा एक, जैसे स्टैंडर्ड होते हैं ये है, उसके बाद इसके सब स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है? सब पॉइंट्स है, वो चीज हम लोगों को रिमेंबर करनी है, और इसके भी एप्लीकेशंस होंगे, वो उसके क्वेश्चंस करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जैसे लॉयल्टी ऑफ क्लाइंट्स है, लॉयल्टी ऑफ क्लाइंट्स में क्या आएगा कि जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है वो ऊपर होना चाहिए हमारे खुद के इंटरेस्ट से भी। ये नहीं कि हम अपना फायदा देख रहे हैं, क्लाइंट का सबसे पहला फायदा हमें क्लाइंट का ही देखना है, खुद का बाद में देखना है, फिर पहले बीच में कौन आएगा? एम्प्लॉय। बट ये तो हम क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉय ही खुद ही है ये। तो सबसे पहले क्लाइंट का ही हम जो बेनिफिट है वो क्लाइंट का बेनिफिट देखने वाले हैं। उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही हो, कि कहीं ना कहीं दिक्कत है और क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनसेशन जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जो क्लाइंट और फर्म दोनों के साथ जो इंटरेस्ट है उनके साथ अलाइन हो सके। सेकंड है हमारा इसमें लॉयल्टी टू क्लाइंट्स में कि हम प्रिजर्व करें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय द क्लाइंट्स विद इन द स्कोप ऑफ मैनेजर क्लाइंट रिलेशनशिप। इसमें क्या बात कर रहे हैं? क्लाइंट्स और जो मैनेजर की बातचीत होगी, मतलब जो डेटा क्लाइंट अपना दे रहा है वो पूरा फुल, उसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है कैसे, वो भी बताना है कि कैसे तुम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हो क्लाइंट को, कैसे तुम स्टोर करोगे। ऐसा नहीं कि चोरी हो गई और हम ऐसे लापरवाही नहीं दिखा सकते कि तुम्हारा डेटा चोरी हो गया या किसी हमारे एम्प्लॉय ने किसी ने चुरा लिया और किसी को बेच दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे तुम प्राइवेसी पॉलिसी उसको प्रोटेक्ट करो, कैसे यूज करोगे, कोई मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइक पूरी इन्फॉर्मेशन वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, किसी ट्रस्ट के थ्रू दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी कोई वो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एसेट्स उसके पास क्या क्या, ऐसा तो हो कि कोई किडनैप करा ले, तो ठीक है, कोई भी मतलब किसी के दिमाग में भी कुछ भी हो सकता है। तो वही इसमें बोल रहे हैं कि एक प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। फिर इसमें एक्सेप्शन ये है कि मान लो कि जो आपका क्लाइंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग या अनलॉफुल चीजों में है, तो हमें जो लॉ है उनको भी तो बताना चाहिए ना, जो अथॉरिटी होगा उनके सामने हमें डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड है हमारा रिफ्यूज करना पार्टिसिपेट इन एनी बिजनेस रिलेशनशिप और एक्सेप्ट एनी गिफ्ट, कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना जो कि हमारा इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी और लॉयल्टी ऑफ क्लाइंट्स को खत्म कर दे। इसमें ये वाला हमारा स्टैंडर्ड गाइडेंस में भी हम पढ़ने वाले हैं, ये जो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी वाला है, फर्स्ट सी है ये, और इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट सी है या शायद फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी है, हाँ। इसमें तो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी और लॉयल्टी में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो तुम्हें कोई ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट दे दे कोई भी क्लाइंट और तुम मतलब उससे बायस हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओनली मिनिमल गिफ्ट्स कैन बी लाइक एक्सेप्टेड। कुछ भी ऐसा, मैं इस चीज को पूरा एक्सप्लेन वैसे फर्दर और करूंगी, ठीक है? तो इसमें बोल रहे हैं कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है ना वो गुड बुक्स में आना चाहते हैं एएमसी कंपनीज के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा महंगे महंगे गिफ्ट्स उनसे ले लो और बायस्ड हो जाओ। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि गिफ्ट शुड बी लिमिटेड, ओनली मिनिमल जो गिफ्ट्स होंगे वो ही एक्सेप्ट किए जाएंगे।
जो क्लाइंट रिलेशनशिप को हैम्पर करेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और ठीक है, सेकंड हम आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड एक्शन। हमें रीजनेबल केयर और प्रूडेंट जजमेंट लगानी पड़ेगी जब हम क्लाइंट के एसेट्स को संभाल रहे हैं। लाइक कौन कौन से इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स है वो सब मेरे को क्लाइंट्स को बताने पड़ेंगे और बैलेंस करना पड़ेगा उसका रिस्क और रिटर्न। नॉट एंगेज इन प्रैक्टिसेस डिजाइन टू डिस्टॉर्ट प्राइसेस, ये भी हम देखने वाले हैं। ये शायद फर्स्ट में ही है और सेकंड में भी इंटेग्रिटी टू कैपिटल मार्केट्स में, कि हमें जो भी नॉन मटीरियल सॉरी मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन पे एक्ट नहीं करना और किसी को भी एक्ट नहीं करने देना। लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारी चीजों पे नहीं हमें करना है, ठीक है। और हमें इन्फ्लेट नहीं करना ट्रेडिंग वॉल्यूम, झूठा कुछ भी ऐसे नहीं करना कि वॉल्यूम हम डाल दें और उसको हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करें चीजों को, इंटेंट कि मिसलीड कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दिस इज लाइक अगेंस्ट। और हमें फॉल्सली स्प्रेडिंग रूमर्स भी नहीं फैलानी किसी एक सिक्योरिटी के खिलाफ कि हाँ उसका सीईओ ये कर रहा है, उसके सेल्स इतने हो गए, ये सब बिल्कुल नहीं करना। हमें करना है डील फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली विद ऑल क्लाइंट्स व्हेन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस और टेकिंग इन्वेस्टमेंट एक्शंस। डीलिंग फेयरली इज नॉट इक्वल टू ट्रीटिंग इक्वली, ये सबको पता है। हम अगर बोल रहे हैं कि फेयरली, फेयरली मतलब अगर कोई क्लाइंट है, हमें पता है कि वो एक्स्ट्रा मनी दे रहा है हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, तो उसको तो हम थोड़ा और सर्विसेज, जितने जो उसने सर्विसेज मांगी है जो एक्स्ट्रा सर्विसेज, उसको तो वो सर्विसेज देंगे ना। ये तो नहीं कि जो हमें उतने कम पैसे दे रहे हैं हम उसको भी वही सर्विस देंगे, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। जो ज्यादा सर्विसेज, जो ज्यादा पैसे दे रहा है उसको हम ज्यादा सर्विसेज देंगे, और जो मतलब दो क्लाइंट्स है अगर सेम अगर पैसे दे रहे हैं वो, तो उनको बोल रहे हैं कि इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, और उनके रिस्क प्रोफाइल भी सेम है तो उसको इक्वली हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें बोल रहे हैं फोर्थ हमारा हैव अ रीजनेबल एंड एडुकेट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो हमारी थर्ड पार्टी की रिसर्च है उसमें ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ऐसा ना हो ड्यू डिलिजेंस ना करे बगैर हम वो चीज का, थर्ड पार्टी के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो हमें पूरा अच्छे से देखना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है या नहीं। अगेन फिफ्थ है इसमें कि हमें मैनेज करना है जो पोर्टफोलियो है, और पूल फंड्स कौन से होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, और हमारे हेज फंड्स हो गए, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक मैंडेट स्ट्रेटजी और स्टाइल। लाइक एग्जांपल लार्ज कैप फंड, वैल्यू फंड का हम कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर क्लाइंट के हिसाब से, ठीक है। कोई अगर रिस्क टेकिंग है तो उसको लार्ज कैप फंड तो देोगे नहीं ना, आप स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ जाओगे। वही इसमें बोल रहे हैं, प्रोवाइड करना है हमें एडुकेट डिस्क्लोजर एंड इन्फॉर्मेशन सो इन्वेस्टर्स कैन कंसीडर whether any proposed changes in the investment style or strategy meet their investment needs। investment needs के हिसाब से वो होना चाहिए। when managing separate accounts भी हम देख चुके हैं, separately managed accounts SMAs जिसको बोलते हैं, and before providing investment advice or taking investment action on the behalf of the client। इसमें बोल रहे हैं अच्छे से, या तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट में जो हम ले रहे हैं तो वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट अगर ले रहे हैं तो वो क्लाइंट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर सेपरेटली मैनेज अकाउंट है उसको भी हमें अच्छे से ही देखना है, ठीक है। उसके जो क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, टॉलरेंस और रिस्क है, टाइम होराइजन, लिक्विडिटी नीड्स, ये जो मैंने बताया था एक एक्रोनिम दिया था रटलू, RRTTLLU। अब ये जिसको भी पढ़ा होगा जिसने भी, वो कमेंट करके बताएगा कि इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दैट वुड अफेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिटरमाइन दैट एन इन्वेस्टमेंट इज सूटेबल टू अ क्लाइंट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। उसके हिसाब से ही करना है, ये नहीं कि मतलब उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं, अच्छी नहीं है और आप उसको कुछ रिस्की एसेट पकड़ा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरों के जो पैसे हैं, जो क्लाइंट के पैसे हैं, अपने फादर के जो पैसे हैं उसको ही उसकी तरह ही ट्रीट करना है, आपके खुद के पैसे की तरह ट्रीट करना है, नॉट लाइक कि वो तो क्लाइंट का है, अगर चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग में हम कैसे कर सकते हैं, नॉट एक्ट और कॉज अदर्स ऑन एक्ट ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे कभी भी एक्ट नहीं करना है जिससे कि वैल्यू ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो। अडॉप्ट करना है कंप्लायंस प्रोसीजर सच एज इस्टेब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन बैरियर। इन्फॉर्मेशन बैरियर क्या होते हैं, एक फॉर्म में बाय साइड भी होता है और सेल साइड भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है आपस में, ठीक है। फायरवॉल्स होने चाहिए टू प्रिवेंट द डिस्क्लोजर, मिसयूज ना हो कोई भी मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। पेंडिंग ट्रेड्स होते हैं जो हमारे पड़े हुए हैं, जो हमने लिमिट ऑर्डर्स डाल रखे हैं, क्लाइंट या फिर फर्म की जो होल्डिंग है, क्या क्या उसके पास होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब पोर्टफोलियोज में क्या क्या है, वो मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन मानी जाती है। वैसे ही M&A, मर्जर एंड एक्यूजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक नहीं आई है मार्केट में, जो तुम्हारे पास है वो भी जब तक पब्लिक में रिलीज नहीं हुई है वो हमें मटेरियल ही माननी चाहिए और नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए, ठीक है। गिव प्रायोरिटी टू इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ओवर दोज दैट बेनिफिट द मैनेजर्स ओन इंटरेस्ट। क्लाइंट का बेनिफिट ऊपर रहेगा। यूज कमीशन, जो भी कमीशन जो क्लाइंट से या कहीं से मिल रहा है वो क्लाइंट के लिए ही यूज होगा, फॉर्म की इन मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं होगा। जो भी क्लाइंट का पैसा है वो क्लाइंट के बेनिफिट्स के लिए ही जाना चाहिए।
जिसको हम बोलते हैं, एक हमने पढ़ा है सॉफ्ट डॉलर कमीशन, इसको ही बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज करना हमें क्लाइंट का पोर्टफोलियो का वैल्यू, सीकिंग बेस्ट एग्जीक्यूशन, बेस्ट एग्जीक्यूशन हम देख चुके हैं क्या क्या होती है बेस्ट एग्जीक्यूशन। एस्टैब्लिश करने पॉलिसीज टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड एलोकेशन अमंग क्लाइंट अकाउंट्स प्रो राटा बेसिस पे, ये सबको पता है। कई ओवर सब्सक्राइब आईपीओ, हॉट आईपीओ जब आते हैं, ये नहीं करना कि मेरी फैमिली मेंबर्स है उनको मैं पहले दे दूं या खुद का ले लूं, नहीं, जो भी है जितना भी हमारे पास थोड़े अमाउंट में आया उसको हमें थोड़े में ही फिर सबको डिवाइड करना है। जो अगर सर्विसेज जो जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं, समझ रहे हो क्लाइंट्स का, अगर इक्वल फेयर डीलिंग और इक्वली डीलिंग में फर्क है, ठीक है। हाँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा है रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड सपोर्ट, ठीक है। जो डेवलप करना है मैनेजर्स को एंड मेंटेन करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट देयर एक्टिविटीज कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एंड ऑल एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सबको पता है इसमें नॉलेज ऑफ द लॉ जैसा ही है ये, तो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ए, जिसमें बोलते हैं कि जो लीगल और रेगुलेटरी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना है, जो भी स्ट्रिक्टर है उनको फॉलो करना है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कोड को भी फॉलो करना और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अपॉइंट करना है कंप्लायंस ऑफिसर, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, जैसे जज, हम रिस्पॉन्स जज होता है वो क्यों होता है, ताकि वो सब चीज चेक्स एंड बैलेंसेस देख सके, सारे लॉज सब चीज जो भी वो बोल रहे हैं वो उसके हिसाब से चल रहे हैं नहीं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्म, जितनी बड़ी अगर होगी फर्म तो उसमें एक सिंगल कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है, अगर छोटी फर्म है तो जो कंप्लायंस ऑफिसर है हो सकता है वो और भी बहुत सारे काम को देख रहा हो, प्लस ही इज ऑल्सो और ही और शी इज ऑल्सो कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। और कंप्लायंस ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं, बोर्ड को और सीईओ को, ठीक है, नॉट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाली टीम को। उसको चार्ज किया जाता है, चार्ज मतलब उसको काम दिया गया है किसका, रिव्यू करना फर्म और एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन को, ताकि देख सके कि जो प्रायोरिटी है क्लाइंट के इंटरेस्ट को ही रख रहे हैं या नहीं। तो वर्क करता है मैनेजमेंट के साथ और टेक टेक अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस लेता है वो। इंश्योर करते हैं पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट्स बाय द मैनेजर इज एक्यूरेट, सही इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड अरेंज फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन रिव्यू ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। दो इसकी एडवांटेज है, थर्ड पार्टी जो हमारी एडवांटेज होगी उसकी क्या क्या, एक तो दो एडवांटेज है, अगर थर्ड पार्टी कोई प्रोवाइड करे कंफर्मेशन मतलब कि क्रेडिबिलिटी है, सेकंड कोई पोटेंशियल इशू है तो वो भी हम देख सकते हैं। कोई दूसरा अगर थर्ड पार्टी चेक कर रहा है, कोई आपकी कॉपी आपने कुछ भी नोट्स लिखे हैं तो कोई थर्ड पार्टी अगर चेक कर रहा है तो वो हो सकता है आप लोगों की गलतियां निकाले और आपको पता चल सके, हो सकता है आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो, होता है ना ऐसे बहुत बार। मेंटेन करना रिकॉर्ड्स फॉर अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ टाइम इन एन इजिली, जो हम इजिली एक्सेस कर सके, एक्सेस फॉर्मेट में। अब इसमें जो अप्रोप्रिएट पीरियड है वो डिपेंड करता है रेगुलेटर क्या कहते हैं, अगर कोई रेगुलेशन नहीं है तो सीएफए बोलता है एटलीस्ट 7 साल का डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एम्प्लॉय करना है क्वालिफाइड स्टाफ, सफिशिएंट ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज टू थॉरली इन्वेस्टिगेट, एनालाइज, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस। फिर है हमारा establish a business continuity plan to address disaster recovery, periodic disruptions of the financial market, disasters आ सकते हैं, disruptions आ सकती है मार्केट में, कोविड-19 आया था तो हमें एक बिजनेस कंटिन्यूटी कैसे हम काम करेंगे वो सब होना जरूरी है, मतलब बैकअप होना जरूरी है ऑन ऑल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स इफ द प्राइमरी सिस्टम्स बिकम अनअवेलेबल, कैसे करेंगे वो, ठीक है। फिर है हमारा कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे विद क्रिटिकल सप्लायर्स और वेंडर्स के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि एम्प्लॉय कम्युनिकेशन फॉर कवरेज, और ये सब हम कैसे, अगर कोई फैसिलिटी डिस्ट्रप्शन होती है उसमें भी हम कैसे डील करेंगे। फिर हम देखते हैं क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करेंगे जब एक्सटेंडेड कोई बहुत, हमने सोचा था 2 इयर्स की होगी बट वो 3 इयर्स की होगी, तो उसमें भी हम कैसे डील कर सकते हैं। Establish a framework risk management process that identifies, measures, and manages the risk position of the manager and its investment, including the source, nature, and degree of the risk exposure. कितना क्या सोर्सेज है, क्या नेचर है, क्या डिग्री ऑफ रिस्क एक्सपोजर, ये सब देखना है हमें। इफेक्टिव मैनेजमेंट जो लुक होती है वो क्या क्या देखती है, सिनेरियो और हमारा स्ट्रेस टेस्ट जरूर करती है, कंटिन्यूअस एनालिसिस होना जरूरी है, उसको बार बार चेक करना कंटिन्यूअसली कि सही है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी या नहीं, वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें मैनेजर की जो एक्टिविटी है वो और इंडिविजुअल पोर्टफोलियो को एज अ होल देखना चाहिए अलग अलग सिनेरियोज में। सेकंड लास्ट है हमारा परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है जो प्रेजेंट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, फेयर, रेलिवेंट, टाइमली एंड कंप्लीटली। गिब्स में भी हम देख चुके हैं, मैनेजर्स मस्ट नॉट मिस रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज और देयर फर्म, मिस रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूज करना में फेयर मार्केट प्राइसेस टू वैल्यू इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एंड अप्लाइंग गुड फेथ
methods to determine the fair value of any securities for which no independent third party market quotation is readily available. fair market prices use करना अगर हमारे पास थर्ड पार्टी के कोई भी quotations अवेलेबल नहीं है तो। फिफ्थ है लास्ट जो हम आ चुके हैं डिस्क्लोजर्स पे। डिस्क्लोज हमें ऑनगोइंग और टाइमली बेसिस पर करना है, ट्रूथफुल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम मुश्किल लैंग्वेज डाल रहे हैं क्लाइंट के लिए, वो अंडरस्टैंडेबल एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि हम आसानी से कम्युनिकेट कर सके। मटीरियल फैक्ट्स जो है डिस्क्लोज होने चाहिए, ये नहीं कि लिख दिया और क्लाइंट पढ़ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको बताना भी आपको मटीरियल फैक्ट्स को आपको खुद से बोलना भी है, ठीक है, डिस्क्लोज करना प्रॉपरली, ठीक है, रिगार्डिंग देमसेल्व्स जो भी उनके रिगार्डिंग है, देयर पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अगर कुछ चेंज हुआ है तो, ठीक है। और डिस्क्लोजर ये जो पूरा है डिस्क्लोज करना में क्या क्या चीजें, ये जस्ट आप लोग रीड कर लेना, बुक से ही लिया है मैंने, ठीक है, इसको रीड करने को कोई फायदा नहीं है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज होनी जरूरी होती है, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डे 80 और हमारा ये पूरा रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट ओनली वन रीडिंग इज लेफ्ट इन एथिक्स विच इज योर गाइडेंस, जिसमें मैं पूरा आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। 10 दिन है हमारे पास अभी, अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी और हो सके तो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकती हूँ, एक दो दिन हो सकता है, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँ, बट मेरे को एक और चीज इसमें बोलनी है, मैं तो पढ़ा दूंगी, बट मैं ये चीज रिकमेंड करूंगी अगर किसी के पास टाइम है ना तो वो प्लीज जो पूरा रीड करे, करिकुलम को रीड करे, बिकॉज दिस इज लाइक इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है करिकुलम रीड करना, ठीक है। दो दो करेंगे हम, दो दो सब स्टैंडर्ड्स लेंगे डेली, तो आप लोग पहले से ही उसको रीड करके आना और फिर हम लोग पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा आपको कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और ठीक है, बस यही मैं बोल रही हूँ, रीड करना करिकुलम से, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर वो वीडियो देख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके जो क्वेश्चंस है एप्लीकेशन वाला वो करने जरूरी है, क्योंकि वो पूरे सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और एथिक्स जो है बहुत ज्यादा दिमाग को घुमा देता है, ठीक है। लेवल 1 एंड लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है रिगार्डिंग कोचिंग, ठीक है। किसी को भी अगर कोचिंग लेनी है तो उसके रिगार्डिंग फॉर्म है और चेक कर लेना, फिल कर देना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइडेंस वाला जो है लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 सबके लिए कॉमन है चैप्टर, देख लेना आप लोग, ठीक है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।